गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है और जेई और नीट दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है चैप्टर। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज ये रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट बी। ठीक, अगर इस रिएक्शन के लिए मैं कहूँ कि डेल्टा जी नेगेटिव है, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ये हमको थर्मोडाइनमिक्स से पता चल जाएगा। लेकिन थर्मोडाइनमिक्स की प्रॉब्लम यह है कि वो ये तो बता देती है कि स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन कि नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, लेकिन हमको आइडिया इस बात का वो उससे नहीं लग पाता है कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और फैक्टर कौन कौन से हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन का क्या पड़ेगा, प्रेशर का क्या होगा, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर हमको थर्मोडाइनमिक्स से तो नहीं मिल पाता। इसी के लिए इन्हीं क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है वो हम पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में आपने जो स्पीड या वेलोसिटी पढ़ी होगी, जिसमें हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में, कि मान लीजिए सपोज एक्स डिस्टेंस कवर किया टाइम टी में, तो आप सिंपली निकाल लोगे कि रेट जो स्पीड है वो एक्स बाई टी होगा। इसी तरह से बात आती है कि केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन की हम लोग रेट किस तरह से निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन में मेजरमेंट वहाँ डिस्टेंस का फिजिक्स में तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कौन से पैरामीटर हैं जिनकी जिनकी जिनको हम अगर मेजर कर ले तो रेट ऑफ रिएक्शन हमको पता चल जाएगी। तो वो पैरामीटर हैं आपके सामने। कंसंट्रेशन, अगर सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन हो रही है लिक्विड फेज में, तो हम लोग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मेजर करके हम लोग रेट निकाल सकते हैं कि चेंज इन द कंसंट्रेशन इन ए पार्टिकुलर टाइम। हम निकाल लेंगे किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो हमको पता चल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। और अगर गैसियस फेज में रिएक्शन हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो पार्शियल प्रेशर है उसको मेजर करके हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक, आपने पढ़ा होगा अगर हम क्वालिटेटिवली बात करें, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं, कुछ कुछ फास्ट होती हैं, कुछ मॉडरेट लेवल पे होती हैं। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड जो होती है, ये एक बहुत फास्ट रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है AgCl का प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से हमको ये प्रेसिपिटेट बनता है इसमें। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक, तो ये तो फास्ट रिएक्शन हो गई, क्वालिटेटिवली हम कह सकते हैं कि रिएक्शन फास्ट है। तो कुछ एक रिएक्शन है जैसे कि कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट, इसमें पूरा आपका जीवन निकल जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, तो लोग समझते हैं कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, डायमंड हमेशा डायमंड रहेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि डायमंड हमेशा डायमंड रहेगा। रिएक्शन तो चल रहा है, लेकिन उसका स्पीड जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन इतना स्लो है कि हमको विजिबल चेंज नहीं दिखता है जीवन पर्यंत डायमंड में। ठीक, और कुछ रिएक्शन जैसे कि लेबोरेटरी लेवल पे होती हैं जो कुछ मिनट में या कुछ घंटों में हो जाती हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर जो है एक मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन इसका होता है, जो कि कुछ मिनटों में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वालिटेटिवली तो हम कह सकते हैं कोई रिएक्शन बहुत फास्ट है या मॉडरेट है या बहुत स्लो है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, हम कह सकते हैं कि ये मॉडरेट, ये एक स्लो रिएक्शन है, क्योंकि 5-6 महीने साल भर में एक रस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें है रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ।
जिसमें कैपिटल भी यहाँ पे रिएक्टेंट को डिनोट करते हैं, और स्मॉल भी ये स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। ठीक। और ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट कैपिटल सी और कैपिटल डी में। ठीक। और इनके स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो बैलेंस इक्वेशन में है वो मान लेते हैं स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। तो एक टिपिकल रिएक्शन में लिख दिया हूँ जनरल, जिसमें कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर रिएक्टेंट, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी आर प्रोडक्ट, एंड ए बी सी डी इन स्मॉल लेटर्स रिप्रेजेंट द स्टोसियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। ठीक। तो हम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे क्या किस तरह से लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा। और दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर हम बोले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा किस तरह से इनके लिए लिखा जाता है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए। तो रिएक्टेंट ए की डिसअपियरेंस के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं डी ए चेंज जो होगा इसकी कंसंट्रेशन में उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, और चेंज जो भी कंसंट्रेशन का हम कंसंट्रेशन यहाँ पे मेजर करते हैं वो हम मोलर कंसंट्रेशन मानते हैं। मोलर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक। तो हमने ले लिया मोलर कंसंट्रेशन ए। तो पूरी केमिकल काइनेटिक्स में हम जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई केमिकल स्पीसीज लिखेंगे जैसे बी या सी ए बी जो भी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम मोलर कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं। तो ये मोलर कंसंट्रेशन को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा यहाँ पे चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ए यहाँ पे एक मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया गया है। डिवाइड करेंगे हम जितना टाइम से, जो भी टाइम इंटरवल इसमें लगा है इस रिएक्शन में, तो डेल्टा टी। तो इस तरह से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखे। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, जब भी हम रिएक्टेंट की टर्म में इस तरह से लिखते हैं, तो चूंकि सिंस की जो रिएक्टेंट होता है उसका कंसंट्रेशन समय के साथ कम होता जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है समय के साथ, तो इसलिए जो चेंज आएगा अपना, जैसे पार्ट T2 टाइम पे अगर C2 है और T1 टाइम पे C1 है, तो C1 की वैल्यू तो ज्यादा थी, C2 कम हो जाएगी क्योंकि रिएक्टेंट तो डिक्रीज होगा समय के साथ। इसलिए जो ये चेंज आता है हमारा ये नेगेटिव में आपको मिलने वाला है। ठीक। लेकिन जब हम रेट की बात करेंगे तो रेट होता है पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है। तो रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको जब भी रिएक्टेंट की बात होगी तो यहाँ एक नेगेटिव साइन आप ऑलरेडी इंसर्ट इसमें कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं, अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी की बात करें हम, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो वो होगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये बी की मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है यहाँ, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है। और डेल्टा टी समय में जितना भी आपका कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करें, जैसे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी, जो सी जो प्रोडक्ट है अपना, इसकी रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगी, मतलब इसका फॉर्मेशन का रेट क्या होगा। तो ये होगा आपका, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगा, तो टाइम T2 पे जो उसका कंसंट्रेशन होगा वो T1 से तो ज्यादा ही होगा टाइम T पे जितना कंसंट्रेशन होगा, इसलिए तो यहाँ नेगेटिव साइन हमको इनपुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल ही लिख सकते हैं डेल्टा सी
डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक, इसी तरह से आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। ठीक, तो ये हो जाएगा डेल्टा, ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल डी, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे भी हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज होती है तो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये ओवर ऑलरेडी हमको पॉजिटिव मिलेगा, जो चेंज होगा इसका डेल्टा डी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त होने वाली है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए जब रिएक्टेंट की टर्म में हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ नेगेटिव साइन हमको लगाना होता है क्योंकि रेट हमको पॉजिटिव बनाना होता है। ठीक, अब ये तो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात हो गई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, लेकिन बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पूरे चैप्टर में अब यही काम आने वाला है। फिर से मैं इस रिएक्शन को एक बार लिख दे रहा हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, विल बी इक्वल टू माइनस, याद रखिएगा इस बात को, 1 बाई स्मॉल ए इंटू डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो अगर ए की कंसंट्रेशन की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो पहले हम इसकी स्टोसियोमेट्री को 1 बाई ए करेंगे, और जो भी इसका जो ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, तो इसमें अगर इसकी स्टोसियोमेट्री का डिवाइड कर दें हम, स्टोसियोमेट्री जो भी है ए से, यहाँ पे ए है तो 1 बाई ए का इसमें हमने टोटल ओवरऑल गुणा कर दिया है। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस ए की कंसंट्रेशन की टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर बी की कंसंट्रेशन की टर्म में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो हम लोग लिखेंगे माइनस 1/b इंटू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक, इस तरह से अगर हम सी की कंसंट्रेशन की टर्म में लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे 1/c, ये स्मॉल सी है, ठीक, इंटू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसी तरह से प्रोडक्ट जो डी है इसकी टर्म में अगर बात करें तो ये होगा 1/d इंटू डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो इस तरह से अगर हम ए की कंसंट्रेशन की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, जिसमें हम जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए थी उसमें बस स्टोसियोमेट्री का डिवाइड कर दिए हम लोग, बस इतना किए हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखते हैं किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म में तो हम स्टोसियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं बस उसमें, बस इतना सा याद रखना है इसमें। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन इस तरह से होगा। अब कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लाने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल उठाते हैं और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक उठाते हैं जिसमें एक रिएक्शन N2O5, ठीक, और ये कन्वर्ट हो रहा है एक प्रोडक्ट में 4NO2 प्लस O2। ये तो इसमें N2O5 का एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें ये NO2 और O2 में डिकम्पोज हो जाता है, और ये इसका एक बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 आपको दिया गया है और उसकी वैल्यू दी गई है, मान लीजिए 4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है,
और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या है? डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या होगा? तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 आपको दिया है और रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है और N2O5 का डिसअपियरेंस का जो रेट है वो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप ये दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 क्या होगा, इसके लिए आप हमने अभी देखा था। अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 की बात करें तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 जो होगा वो होगा इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 होगा यहाँ पर डेल्टा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो ये तो, और ये हमको दिया भी है, तो डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी अब आपकी 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का जब एक्सप्रेशन आप लिख रहेंगे तो आपको पता चलेगा ट्वाइस ऑफ N2O5 4NO2 प्लस O2। ठीक, जब इस रिएक्शन के लिए आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी -1/2 इंटू डेल्टा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक, एक तो ये हो गया, ये बराबर होगा, अगर O2 की टर्म में बात करें हम लोग तो डेल्टा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और NO2 की बात करेंगे तो अगर NO2 की टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू डेल्टा NO2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन के 3 एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए। और आपको दिया गया डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 जो हम यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन में। तो डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी आपको पता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेंज की टर्म में। तो डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी हमको दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमको यहाँ से मिल जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। ठीक, तो ये तो हमको ऑलरेडी पता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 यही होता है और इसका वैल्यू 4 मोल पर लीटर पर सेकंड हमको दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हमको यहाँ से मिल गया है। अब बात आती है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 कैसे कैलकुलेट करें। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 ये क्या होगा, माइनस डेल्टा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 है वो इसके बराबर होगा। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपको पता है कि -12 ऑफ डेल्टा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई डेल्टा टी के बराबर होता है, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन से, इतने एक्सप्रेशन से हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकाल सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन अब हमको पता चल गया है, ठीक है। तो ये होगा आपका
रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर तो ये होता है, और यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में रिएक्शन में जब आप लिखेंगे, ये लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 4 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक। इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। -1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या है? यही तो है। माइनस साइन ये ले लीजिए आप इधर, थोड़ा सा और रिफाइन कर लीजिए इसको। 1/2 माइनस, माइनस को यहाँ से हटा के मैंने यहाँ लिख लिया, मान लो, ठीक। N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक। तो यही तो आपसे पूछ रहा है ना ये, ठीक। तो ये पूछ रहा है, तो ये 1/2 है। इसमें जो 2 है इसको ऊपर ले जाएंगे इस रिएक्शन में, तो ये हो जाएगा 2 × 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इस साइड में रह जाएगा, ठीक है। तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 हमको मिल जाएगा 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन पे बेस्ड सवाल क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और करके देखिए आप लोग, जिसमें हम लोग, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, H2 प्लस I2, और ये कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ HI में। अगर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI दिया है तुमको, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI आपको दिया है 16 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो और आपसे पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा पूछा है आपसे, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 पूछा है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 ये क्या होगा। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और आपको डेटा दिया गया है HI का, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI। तो आप स्टोइचियोमेट्री से देख सकते हैं कि जो 1 मोल H2 जब कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो उसका डबल मोल यहाँ पे HI बनता है, ठीक है। तो 1 मोल हाइड्रोजन से बनता है 2 मोल HI। तो इसी तरह से अगर I2 के बारे में बात करें, तो 1 मोल I2 से 2 मोल HI बनता है, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 जो होगा, अगर 1 मोल H2 जा रहा है तो 2 मोल HI बन रहा है, इसका मतलब यह है कि जो H2 का डिसअपियरेंस का रेट जो होगा, वो HI की अपीयरेंस की रेट से आधा होगा, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसका 16 मोल पर लीटर पर सेकंड अगर रेट इसकी है फॉर्मेशन की HI की, तो इसकी जो डिकम्पोजिशन की रेट होगी डिसअपियरेंस ऑफ H2 जो होगा, वो 8 मोल पर लीटर होगा। तो आप स्टोइचियोमेट्री से ऐसे डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन के आप इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 क्या होगा, तो आप देख सकते हैं स्टोइचियोमेट्री से कि इसका जब 1 मोल कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो 2 मोल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, 2 मोल HI बनता है। अगर, तो मतलब इसका ये हुआ कि इसका जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा, इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन का आधा होगा, ठीक है। तो अगर ये 16 मोल पर लीटर पर सेकंड है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 होगा 8 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये तो बात होती है स्टोइचियोमेट्री से डायरेक्टली आप देख के, अगर थोड़ा सा एडवांस है दिमाग से, ठीक।
अदरवाइज फॉर्मूला तो आपके लिए है ही, लेकिन फॉर्मूला वाला मेथड जो है टाइम टेकिंग होता है थोड़ा। तो फॉर्मूले से आप सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, ये अगर एक बार रिएक्शन को यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन वो होगा, H2 की टर्म में होगा माइनस, यहाँ पे स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो उसमें डिवाइड करने का कोई सेंस है नहीं। तो माइनस डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा I2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। और प्रोडक्ट की टर्म में बात करें तो प्लस 1/2 इंटू, क्योंकि स्टोसियोमेट्री यहाँ 2 है, ठीक है, इसलिए हम लोग वहाँ 1/2 कर रहे हैं, इंटू डेल्टा डी डेल्टा HI डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो ये रेट के 3 एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। तो आपको दिया गया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI जो है वो बराबर है कि डेल्टा HI डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI जिसका एक्सप्रेशन ये होता है, ये हमको दिया गया है। और इस रिएक्शन में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है? यही तो है ये, ठीक। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो HI का डेटा हमको मिला है, तो इसकी जगह पे हम लोग वो डेटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल टू होगा यहाँ पे 16 मोल पर लीटर के, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमको 16 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन हमारा लिख सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन HI की टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू डेल्टा HI डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ये हमको दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, जो कि ये ब्रैकेट वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 इंटू 16 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। इसी तरह से आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 अगर निकालना है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 के लिए जो एक्सप्रेशन होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ये इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T के, जो कि ये माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं कि सेम है दोनों, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के, जो कि हमको दिया गया है, यहाँ भी कैलकुलेशन करके निकाला है 8 मोल पर लीटर। तो जब इस वाले एक्सप्रेशन में हम लोग यहाँ से यहाँ तक में रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू पुट करेंगे, तो डायरेक्टली हमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 मिल जाएगा, ठीक है, जो कि होगा 8 मोल पर लीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक। तो इस तरह से ये रेट ऑफ एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम अब आते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से कैलकुलेट इनको किया जाता है। तो अब तक जो हम बात कर रहे थे ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन थी, क्योंकि हम एक टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहे थे, जो कि काफी बड़ा इंटरवल होता है डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा T का मतलब है कंसीडरेबल
टाइम इंटरवल होता है जिसमें टाइम T1 और T2 के बीच बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ये बहुत क्लोज नहीं है ये दोनों टाइम वाले पॉइंट जो हैं। तो इस तरह से जो ये रेट हम कोई टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट कर रहे थे अब तक, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन थी। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज क्या होती है? मान लीजिए आपने चलना स्टार्ट किया टाइम T1 पे, और घड़ी में टाइम T1 हो रहा था आपकी में, और टाइम T2 तक आप चले, और डिस्टेंस आपने कवर की एक्स एक्स किलोमीटर, ठीक है, और टाइम लगा दिया T आवर्स, ठीक है। तो आप वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, अगर स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो आप डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो ये हो जाएगा आपका एक्स डिवाइडेड बाई टी। तो ये तो आपके जो इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट थे उनके बीच का जो भी डिस्टेंस रहा होगा वो। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में किस तरह से निकालते हैं कि आप जैसे कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट आर से प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है। अगर टाइम T1 पे अगर इसका कंसंट्रेशन C1 है रिएक्टेंट आर का, और टाइम T2 पे कंसंट्रेशन C2 है, ठीक है, तो इसका जो एवरेज रेट होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आर एवरेज जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज जो होगा, तो बराबर इक्वल टू होगा यहाँ पे डेल्टा डेल्टा आर, मतलब चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा आर क्या होगा? C1, जो टाइम T2 पे जो कंसंट्रेशन है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे इनिशियल कंसंट्रेशन को, तो डेल्टा आर हमको मिल जाएगा, ठीक। तो ये C2 माइनस C1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। चूंकि रिएक्टेंट की टर्म में बात कर रहे हैं तो यहाँ एक माइनस साइन हमको लगा लेना चाहिए था, क्योंकि रेट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे C2 तो कम आएगा क्योंकि रिएक्टेंट की बात हो रही है। तो रिएक्टेंट की जब भी टर्म में हम जब भी रेट लिखते हैं तो माइनस यहाँ पे आता है एक। और डेल्टा टी क्या होगा? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक। तो T2 माइनस T1, तो ये जो रेट था ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एवरेज तो चलो ठीक है, कोई भी मान लीजिए एक प्लॉट में खींच रहा हूँ एक, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाई एक्सिस पे लिया गया है, और कंसंट्रेट और टाइम लिया गया है एक्स एक्सिस पे, और इसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, कुछ इस तरह से डिक्रीज कर रहा है समय के साथ, ठीक। अगर एवरेज रेट निकालनी है आपको, तो मान लीजिए मैंने टाइम T1 और टाइम T2 दो टाइम कंसिडर किए कि इस T1 टाइम पे C1 कंसंट्रेशन है और T2 टाइम पे C2 है। तो जब इस तरह से डेटा मिला दिया जाता है तो यहाँ पे एवरेज रेट हम निकालते हैं। आर एवरेज जो होगा टाइम T1 से T2 के बीच में, वो होगा डेल्टा C2 माइनस, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। क्योंकि ये कंसंट्रेशन यहाँ पर रिएक्टेंट का लिया गया है, रिएक्टेंट का, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन हम लगा ले रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका, ये एवरेज रेट हो गया। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि इस पार्टिकुलर टाइम, मतलब कोई टाइम T है, इस टाइम पे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन आप बताइए क्या होगा। एवरेज तो आपने बता दिया कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इतना है, लेकिन मैं एक पार्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, और वो हम निकालते हैं जैसे कि एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल है तो इस तरह से ग्राफ पे कंसंट्रेशन और टाइम का जो प्लॉट है, इसमें एक इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, और इसका जो स्लोप होगा वही अपना इंस्टेंटेनियस रेट होगा। स्लोप
इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसका एक्सप्रेशन किस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई आर टू रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पी, और आर रेट एवरेज जो होता है, एवरेज इसका एक्सप्रेशन जो होता है ये होता है डेल्टा, अगर प्रोडक्ट की टर्म में बात करूं तो डेल्टा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक। वन डेल्टा टी जो है, अगर इसका वैल्यू 10 to 0 की तरफ जाए तो ये जो एक्सप्रेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो कि इंस्टेंटेनियस वाली हो जाएगी when 10 डेल्टा टी 10 to 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा को हम लिख सकते हैं, अब मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा होगा जब जब डेल्टा टी का वैल्यू 10 to 0 की तरफ लिमिट करेगी इसकी, ठीक है, तो डेल्टा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डी 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 पी बाई डी टी, इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।